अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो अपना इनकम टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीव ट्रेवल अलाउंस के बारे में, जिसके बेसिस पे आप बहुत बिग अमाउंट में जो है अपना इनकम टैक्स जो है वो सेव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। लीव ट्रेवल अलाउंस सेक्शन 10(5). तो लीव ट्रेवल अलाउंस एक टाइप ऑफ अलाउंस है जो कि एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। तो देखो, जो हमारा जो सीटीसी होता है, सीटीसी में हमारे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो सीटीसी में हमारे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी हो गया, एचआरए हो गया। ऐसे ही हमारा एक और कॉम्पोनेंट होता है एलटीए। तो अगर हमारा जो सीटीसी में एलटीए है तो हम इसके डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। डिडक्शन का क्या मतलब है कि इस एलटीए के अमाउंट पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो देखते हैं वो कंडीशन अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो इस पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कंडीशंस क्या-क्या है। इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को देता है। तो कंडीशन तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी तो उसको एलटीए की डिडक्शन मिलेगी। और उसका जो सैलरी सीटीसी का पार्ट होना चाहिए एलटीए। अगर उसका एलटीए पार्ट ही नहीं होगा सीटीसी का तो उसको डिडक्शन क्यों मिलेगी? क्योंकि हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, अगर आपको सीटीसी में अगर आपको एलटीए मिला है तो उस केस में जो है आपको उस एलटीए के अमाउंट पे जो है वो टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और एक्चुअल जर्नी मस्ट है, क्योंकि अगर आप कहीं जाएंगे नहीं तो आपको एलटीए की डिडक्शन जो है वो अवेल नहीं कर सकते। और जो एलटीए है वो आपको 2 साल मिलता है 4 साल के ब्लॉक में। तो जैसे यहाँ पर जो होता है इनकम टैक्स में 4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें आपको 2 साल की आप जो है वो डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो करंट ब्लॉक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा समझाती हूँ इसको। इफ एम्प्लॉय, अगर जो एम्प्लॉय है वो क्लेम नहीं कर पाता एक या दो एलटीए लास्ट ब्लॉक में, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है एक एलटीए। दिस एलटीए हैज टू बी क्लेम्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक। पहले ही ब्लॉक के पहले ही साल में उसको अवेल करना होगा। तो यहाँ पर जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक का ब्लॉक है। तो आपको 2022, 23, 24, 25 में अगर आप चारों साल घूमने जाते हो तो उस केस में आपको 2 ही साल के जो है 2 ही साल में आपको जो एलटीए है उसके डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आप 4 साल घूमने गए तो चारों साल में जो है वो एलटीए की डिडक्शन अवेल कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर जो है वो 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 साल में ही आप एलटीए की जो रिडक्शन है अवेल कर सकते हो। अब सपोज आप 2022, 23, 24 और 25 में आप सिर्फ एक ही बार गए हो, एक ही बार आपने घूमने गए हो, तो आपने 1 साल तो एलटीए अवेल कर लिया। अब आपका जो दूसरा वाला जो साल का एलटीए है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर आप एक एलटीए अवेल करते हो, एक एलटीए आपका रिमेनिंग रह जाता है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर्स में। मतलब कि जैसे आप आपका 26, 27, 28, 29 नेक्स्ट आपका ये ब्लॉक होगा, तो आप जो है फर्स्ट ईयर में दैट मीन्स 26 में ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो एक आपका एलटीए रह गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब 2026 में जो है आप एक एलटीए प्रीवियस ईयर का ब्लॉक, प्रीवियस ईयर का जो है आप अवेल कर सकते हो, और इस ईयर के ब्लॉक में आप 2 और ले सकते हो, क्योंकि 2 तो हमें लिमिट है ही। तो यहाँ पर हम इस साल में जैसे अगर आपने 22 से लेकर 25 में एक ही एलटीए अवेल किया, और हम नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ईयर में हम जो ब्लॉक होता है उसके फर्स्ट ईयर में हम ये वाला जो हमारा एक रह जाता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम जो है कैरी ओवर कर सकते हैं, और हम 2026 में इसको एक एलटीए का ले सकते हैं, और जो हमारा ये जो ब्लॉक बचेगा इसमें हम 2 और एलटीए की डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम 3 भी कर सकते हैं अगर हमारा जो प्रीवियस ईयर में एक जो है एलटीए नहीं हो पाया तो। दैट मीन्स अगर आप 2026 में भी घूमने चले गए
2028 में भी घूमने चलेगा, 2029 में भी घूमने चलेगा, तो आप 2026 में जो है वो एक एलटीए भी अवेल कर सकते हो, 2028 में भी कर सकते हो एक एलटीए अवेल, 2029 में भी कर सकते हो, क्योंकि जो 26 में कर रहे हो ये जो आपका जो प्रीवियस ब्लॉक का एक एलटीए रह गया था उसको ही आपने अवेल किया है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, 4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें आप 2 साल जो है वो एलटीए अवेल कर सकते हो। अगर किसी 4 साल के ब्लॉक में आपने एक ही एलटीए अवेल किया तो आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक में आप उस एक एलटीए को अवेल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही आप उसको अवेल करोगे। दैट मीन्स देखो 2026 में अगर वो घूमने चला गया तो वो सिर्फ 2026 में ही अवेल कर सकता है। ये नहीं है कि अगर आप 2027 में घूमने गए हो तो आप इसका जो कैरी ओवर वाला है 2027 में अवेल करो, नहीं, तब आपकी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती, क्योंकि वो यही बता रहे हैं कि हमें आप फर्स्ट ईयर में ही उसका जो है डिडक्शन जो है वो अवेल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल का ही मिलेगा, कोई इंटरनेशनल ट्रेवल का नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगापुर, दुबई वगैरह घूमने जाते हो तो उसका आपको एलटीए की डिडक्शन जो है अवेल नहीं कर सकते। आपको फिर जो आपको एलटीए मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और जो एग्जम्पशन है वो अवेलेबल है एम्प्लॉय अलोन, और अगर वो अकेले जाते हैं तब भी अवेलेबल है, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ जाता है। और फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है, उसका स्पाउस भी इंक्लूड है, चिल्ड्रन भी इंक्लूड है, उसके होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स भी इंक्लूड है, और उसके ब्रदर और सिस्टर जो उन पे डिपेंडेंट है वो भी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पशन सिर्फ 2 चिल्ड्रंस के लिए ही अवेलेबल है। अगर जो चिल्ड्रंस है वो आफ्टर अक्टूबर 1998 के बाद बॉर्न हुए हैं तो बिफोर 1998 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आफ्टर 1998 फर्स्ट अक्टूबर के बाद बॉर्न हुए हैं तो सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन की जो है एग्जाम्पशन वो क्लेम कर सकता है। और अगर जो सेकंड केस में उसके ट्विंस चाइल्ड हुए हैं तो उसके बाद कोई इस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती। और जो एम्प्लॉय है उसको अप्लाई करना चाहिए लीव और एंड ट्रेवल ड्यूरिंग द लीव, मतलब कि तो उस जिस टाइम में वो ट्रेवलिंग कर रहा है जिस टाइम में, तो उसको उसके लिए लीव भी अप्लाई करनी जरूरी होगी। तभी तो जब मतलब ये तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि वो छुट्टियां ली है उसने तभी तो वो घूमने गया है। अगर आप ऑफिस में भी आप कह रहे हो कि मैं अपना अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ऑफिस भी आप आ रहे हो प्लस और क्या कह रहे हो कि हम घूमने भी गए हो, तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपने उसकी छुट्टियां लगाई हुई है। The exemption is available on the actual travel cost, that is the air, rail or bus fare incurred by the employer। जो actually travel cost की जो cost होती है उसी की ही exemption दी जाती है, सिर्फ ट्रेवलिंग वाली कॉस्ट की दी जा रही है। अगर आप होटल लेकर रह रहे हो तो उसकी कोई भी आपको डिडक्शन नहीं दी जाती, फूडिंग की कोई डिडक्शन नहीं दी जाती, लोकल कन्वेंस अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह लेकर आप घूम रहे हो तो उसकी भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी, साइट सीन की भी कोई डिडक्शन नहीं जाएगी। सिर्फ आपको क्या है जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है ना जिसमें आप जा रहे हो एयर से, फ्लाइट से, बस फेयर से, तो उसकी ही डिडक्शन दी जाएगी। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो एलटीए की जो डिडक्शन है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तभी आपको मिलेगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो उस केस में आपको एलटीए की डिडक्शन नहीं मिलने वाली, आपका पूरा का पूरा जो एलटीए है वो हो जाएगा टैक्सेबल। अगर उसने ट्रेवल किया है बाय एयर तो उस केस में जो है आपकी लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस किया है और जितना आपका जो इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया का जितना इकोनॉमिक क्लास फेयर है उतना। अब लेट से आपने जो एक्चुअल एक्सपेंसेस किया है वो 10,000 किया है, ठीक है, और जो आपका जो इकोनॉमिक क्लास फेयर है वो है इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया का प्राइस है 5,000, तो इस केस में जो है हमें जो लोअर अमाउंट है दैट मींस 5,000 उसका ही मिलेगा। चाहे आप बिजनेस क्लास में जाओ किसी में भी जाओ, हमें कितना मैक्सिमम मिल सकता है जो इकोनॉमिक क्लास फेयर है एयर इंडिया का उतना ही मिलेगा। क्लियर? अगर आप बाय रेल जा रहे हो तो उस केस में जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस है या फिर लोअर देखना है हमें, या फिर फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, एयर एसी रेल फेयर में जितना आपका अमाउंट है उतना मिलेगा। इसका मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आपने 15,000 का एक्चुअल एक्सपेंसेस किया है और रेल में जो है आपकी सिर्फ 10,000 की ही टिकट थी तो उस केस में जो है आपको 10,000 का अमाउंट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना भी किया हो हमें कोई मतलब नहीं है, जितना हमने एक हमने क्राइटेरिया बना दिया कि एसी रेल फेयर में जितना अमाउंट होगा ना इससे मैक्सिमम नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट है जो अगर हमारा बाय बस है उस केस में जो है एक्चुअल एक्सपेंस कितना है और फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास कितना बस फेयर है उतना आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे, एलटीए में जो आपको एलटी तो सीटीसी में जो आपका एलटीए का अमाउंट है वो है 15,000 रुपीज,
ठीक है। आपका जो बाय फ्लाइट आप गए हो, बाय फ्लाइट में आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है आपका 10,000 रुपीज का हुआ है। और आपका जो मैंने आपको बताया है कि एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास की जो टिकट लगती है वो आपकी 12,000 की लगती है। ठीक है। तो उस केस में आप देखो, हमें जो है इनकम टैक्स के रिटर्न में 15,000 रुपीज पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो उस केस में जो है इनमें से जो भी लोअर अमाउंट है, लोअर अमाउंट क्या है, एक्चुअल अमाउंट जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, उस केस में क्या आपको 10,000 रुपीज की डिडक्शन मिल जाएगी और आपको 5,000 रुपए पे ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक इसका वाइस वर्सा लेते हैं, अगर आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो हुआ है 20,000 रुपीज, ठीक है, और एयर इंडिया का जो खर्चा हुआ है वो हुआ, एयर इंडिया की जो टिकट थी वो भी 20,000 रुपीज की है, और आपका जो एलटीए का अमाउंट जो आपको मिला हुआ है सीटीसी में वो मिला हुआ है 15,000 रुपीज का। तो उस केस में आपको जो डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन उतनी ही मिलेगी जितना एलटीए का पार्ट है, दैट मीन्स 15,000 रुपीज, चाहे आपने खर्चा ज्यादा का किया हो, लेकिन जितना आपका सीटीसी में एलटीए का पार्ट है उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो इस केस में आपका जो टैक्स लगेगा ही नहीं, एलटीए पे कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों ही केसेस क्लियर कर दिए एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आपका जो टैक्स है एप्लीकेबल होगा। अब देखो क्या प्रोसेस है क्लेम करने का एलटीए का। आपको कंपनी की पॉलिसी पहले ही चेक करनी पड़ेगी कि आपका जो सीटीसी में पार्ट है भी एलटीए का या नहीं है, और उसके बाद जो है आपको ट्रेवल की टिकट सारे रखना पड़ेगा। बोर्डिंग पास, अगर आप फ्लाइट से गए हो तो बोर्डिंग पास रखना पड़ेगा, और अगर ट्रेवल एजेंट से आपने किया है तो उसके इनवॉइसेस रखने पड़ेंगे, और जो सबमिट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को ये सारी डिटेल, तभी आपके फॉर्म 16 में वो शो होगा। अगर इनकेस आप सबमिट नहीं करते अपनी डिटेल जो है एम्प्लॉयर को, अगर आप फेल हो जाते सबमिट करने के लिए एम्प्लॉयर को विद इन टाइम, तो यू कैन स्टिल आप कर सकते हो इजीली एलटीए। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें उस टाइम भी आप एलटीए की जो डिडक्शन है सेक्शन 10(5) में उसको शो कर सकते हो। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एलटीए की डिडक्शन क्लेम करनी है, कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुबई, सिंगापुर ऐसे फॉरेन ट्रिप करने गए तो उसकी एलटीए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपको पता ही है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा प्रमोट करते हैं कि आप विद इन इंडिया ही घूमो, इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया में बहुत सारी चीजें घूमने की। तो अगर आपने जो डोमेस्टिक ट्रेवलिंग की है तो उस केस में ही आपको मिलेगी, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की है तो आपको नहीं मिलेगी रिडक्शन। प्लस होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि आप कैसे अपना जो एलटीए पे टैक्स जो है वो कैसे सेव कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन पे जो है नंबर मेंशन कर दिया। थैंक यू।